जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम बढ़िया वाली चली हुई है। साथियों, आज मैं आप सभी से एक बहुत आवश्यक बात पूछूंगा। और बात ये कि सैटरडे और संडे आप सभी की क्लासेस ऑफ होती हैं, इसलिए ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो क्या वाकई में इस शनिवार और रविवार आप सभी ने रिवीजन किया? और मैंने आपको एक सजेशन दी थी कि आप उतना रिवीजन करें जितना शुरू से लेके और फ्राइडे तक, हालांकि हमारी क्लास तो सैटरडे को भी हुई थी, सैटरडे तक जितना आपने पढ़ा है। तो कौन कौन कह रहे हैं कि जी हाँ, इस नायक बैच में, फाउंडेशन बैच में, जब से ये शुरू हुआ था और तब से फ्राइडे तक जितना पढ़ाया गया था, मैंने शनिवार और रविवार में बहुत अच्छा पढ़ लिया है, बहुत अच्छा रिवाइज कर लिया है। या इसके अलावा कौन ये कहता है कि इस बैच में हर एक सब्जेक्ट में जो भी अब तक पढ़ाया गया है मुझे सब कुछ याद है आप में से ऐसा कोई जो क्लेम ये कर सके? फिर मैं उनके लिए बहुत अच्छी बात बताऊंगा, और जिन्होंने नहीं किया उनको इसके नुकसान बताऊंगा। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। तो कुछ साथी कह रहे हैं हाँ जी सर, हम ऐसा कह सकते हैं, याद है उन्हें। और जो चुप हैं, शायद वो इसलिए चुप हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। दोस्त, कुछ साथी नहीं भी कह रहे हैं, चलिए ठीक है, जो नहीं कह रहे हैं खैर वो अपनी कमी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए, जिन्होंने रिवीजन किया है, मतलब मैं हमेशा एक बात यही कहता रहता हूँ, स्पेशली मंडे को, कि हमें अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट मतलब लास्ट टारगेट क्या है, हम जो भी कर रहे हैं उसकी आत्मा क्या है, सोल क्या है। आत्मा ये है कि हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। आप सोच के देखो जरा इस बात पर कि भाई पेपर में कोई साथ नहीं जाएगा, ना मैं साथ जाऊंगा, ना ये क्लास साथ जाएगी, ना नोट साथ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका ये भेजा साथ जाएगा। इसमें जो भी याद रहेगा वो साथ जाएगा। याद करने के लिए आप कर क्या रहे हो? क्या मैं आपको सिखा रहा हूं या कोई और अध्यापक आपको सिखा रहे हैं? क्या सीखना, समझना, याद करना है? जी नहीं। सीखना समझना एक अलग पहलू है, उसको याद रखना एक अलग पहलू है। सीखने और समझने के लिए हम ये क्लास लेते हैं। पहली स्टेज याद करने की सीखना और समझना ही है। जब तक आप सीखे और समझे नहीं, आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद उससे नहीं होगा, 2 3 4 दिन में आप सब भूलते चले जाएंगे। आपको याद करने के लिए रिवीजन करना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप कर लोगे उतना ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। देखो, 100% तो किसी को भी याद नहीं होता, मेरी बात का यकीन मानो। जो रैंकर होते हैं ना, जिनकी रैंक 1 आती है, वो भी 100% याद करके नहीं जाते। ना हो सकता है 100% याद। लेकिन जितनी बार आप रिवीजन करोगे, आपको जितना याद है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अगर आज आपको 50% याद है, आप रिवीजन करो, वो 55% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 70% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों का दोहराव लगाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएंगी। भाई मैं आपको समझा सकता हूं, बाकी करना तो आपको ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्यारी सी सुबह की सभी को शुभकामनाएं। एक मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की सुबह बहुत अच्छी हो और शानदार रहे। शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, हीट एंड टेम्परेचर। तो एक बार मुझे थम्स अप के साथ सहमति दें कि भैया ऊष्मा और तापमान के बारे में उस दिन आपने जो सिखाया हमें बड़े अच्छे से याद है। और क्या याद है? सदियों पुरानी बात है, जब हमने ये सीखा था कि किसी चीज को ऊष्मा देने का अर्थ होता है उसके अणुओं में कंपन की तीव्रता का बढ़ता चला जाना। यानी कि जिसमें जितनी ज्यादा ऊष्मा, उसके अणु उतने ज्यादा कंपन करते हैं। यानी हीट का मतलब क्या है? सिर्फ वाइब्रेशन, कंपन। कोई वस्तु अगर छूने से गर्म लगती है, इसका मतलब उसके अणु ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं। और अगर वही वस्तु हमें ठंडी लगती है तो उसके अणु थोड़े से कम कंपन कर रहे हैं। और तापमान क्या है? तापमान केवल एक तरीका है इन कंपनों को मापने का। अगर एक गर्म और ठंडी वस्तु को हम आपस में रख दें तो ठंडी वस्तु भी गर्म होने लगती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा का प्रवाह होता है, हीट का फ्लो होता है। तापमान ऐसी कोई राशि नहीं है कि वो प्रवाहित हो सके। तापमान तो केवल एक माप है, एक मेजरमेंट का तरीका है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया था? अग्निवीर के फाइनल रिजल्ट के ऊपर आर्मी भाई मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैं डायरेक्टली तापमान से आपको लिखना शुरू करता हूं। अच्छा, हमने उस दिन कुछ नहीं लिखा था ना, तो पहले हीट के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऊष्मा क्या होती है? आज की पहली हेडिंग रहेगी हीट यानी कि ऊष्मा। तो ऊष्मा का मतलब होता है कि एक, या किस ऐसे लिखो कि वस्तु के अणुओं की कांपनिक ऊर्जा, वस्तु के अणुओं की कांपनिक ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल
एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज हीट। देखो हीट के बारे में और डिटेल्ड डिस्कशन हम आगे करेंगे, अभी ये हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं हीट का। पढ़िए आगे लिखेंगे आप हीट के बारे में कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो हीट क्या बताइए मैंने आपको, एक तरह की ऊर्जा। भाई एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मतलब होता है आप कुछ भी कर सकें, आप कुछ भी एक्शन ले सकें, वही ऊर्जा होती है। और ऊर्जा का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था जब हमने ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा था, कि कोई भी किसी भी तरह की ऊर्जा हो जाए, बताना जरा उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो भाई ऊष्मा भी तो एक तरह की ऊर्जा है तो ऊष्मा का मात्रक भी वही हो जाएगा। बताइए ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगी? तब तक मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा। बहुत शानदार। तो क्या होता है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो है वो हो जाता है आपका जूल। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक हो जाता है जूल। ठीक। और एक इसका अन्य मात्रक है, सीजीएस मात्रक तो मत कहो उसको, अन्य मात्रक, अनदर यूनिट जिसका नाम है कैलोरी। ऊष्मा का एक दूसरा मात्रक भी है जिसका नाम है कैलोरी। अब देखो असल में ये सवाल उठता है कि एक मात्रक था तो दूसरा बनाने की क्या जरूरत थी यार, क्यों खामखा के हमें याद रखने के लिए सिलेबस बढ़ा दिया। जूल मात्रक जो है ना, असल में वो आप किसी भी जनरलाइज जगह पर यूज कर सकते हैं, मतलब कहीं भी आपको हीट दिखे। लेकिन कैलोरी केवल और केवल खाने से मिलने वाली हीट का मात्रक होता है, खाने से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसका मात्रक कैलोरी होता है। आप कभी भी देखना, हमेशा खाने के पैकेट्स पे लिखा होता है कि इसे खाने से कौन सी एनर्जी, कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो खाने से मिलने वाली ऊष्मा कह लो, ऊर्जा कह लो, उसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो कैलोरी किस तरह की ऊर्जा का मात्रक है? आप कहेंगे खाने से मिलने वाली ऊर्जा, खाने से मिलने वाली ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है। अब देखिए हीट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी हीट की रखेंगे। पहले अब टेम्परेचर शुरू करेंगे, टेम्परेचर को खत्म करेंगे, तभी आपको आगे हीट समझ में आएगी। तो एक बार थम्स अप करेंगे फटाफट से, अगर नोट हो गया हो तो। दिल्ली पुलिस का बैच लिया था मैंने, उसका नंबर भूल गया, आईडी लॉग आउट हो गई। नंबर भूल गए तो भाई अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो। विजय भाई ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो। और नंबर भूलने का मतलब फोन नंबर थोड़ी कोई अपना भूल जाता है। आपने जिस फोन नंबर से परचेज किया होगा वो तो एटलीस्ट आपको याद होगा ही भाई। पासवर्ड कोई भूल सकता है, फोन नंबर कैसे भूल जाएगा? भूल गया तो किसी दूसरे से कॉल करवा लो अपने फोन पे। चलिए ये तो बेसिक सी बात थी, ये हो गई हीट। अब लगते हैं टेम्परेचर, यानी कि तापमान। तो टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है? तो पहला प्रश्न आता है कि तापमान जो है वो ऊर्जा को मापने का एक तरीका है, ऊष्मा को मापने का एक तरीका है, यानी किसी भी वस्तु के गर्म अथवा ठंडेपन की माप है, ऐसे हम कह सकते हैं। लिखिए तापमान क्या है, कि किसी भी वस्तु के गर्म अथवा ठंडेपन की माप, किसी भी वस्तु के गर्म अथवा ठंडेपन की माप को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। उसके अलावा सवाल उठता है कि ये बताओ जो तापमान है, अब इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल तो तापमान के मात्रकों से ही बन जाता है, लिखेंगे आप तापमान के मात्रक, तापमान के मात्रक यानी कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। देखो तापमान के कौन कौन से मात्रक होते हैं। पहला मात्रक आता है इसका केल्विन,
जो कि इसका एसआई मात्रक है। केल्विन को हम के से दिखाते हैं और ताप को मापने का जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन ही होती है। उसके अलावा तापमान को डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इंग्लिश में लिखोगे आप डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे दिखाते हैं हम। डिग्री का मतलब यहां गोल एक जीरो सी लगा दी और यहां पर लिख दिया हमने एफ, ये हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये अनदर यूनिट है। बहुत शानदार। अगला मात्रक आता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और देखो सेल्सियस को ही हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं, यानी कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नहीं होता, सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या इसी को हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है डिग्री और सी, ऐसे लगा देंगे। एक बार फटाफट थम्स अप करें जी, ये मुझे तीनों बात समझ में आ गई। तीन मात्रक होते हैं लेकिन ऐसा ही मात्रक इनमें केल्विन है। फटाफट थम्स अप करें। भाई गौरव बाबू, मैंने शायद आपको बताया था पहले भी। मैं देखो मैनेजमेंट को ये चीज़ बता दूंगा, है ना। आप निश्चिंत रहें, आपकी बात जरूर ऊपर तक पहुंचा दी जाएगी। और मुझे अभी नहीं पता कि उसका क्या कारण है। हो सकता है एग्जाम डेट वगैरह अनाउंस हो गई हो, ऐसा कुछ रहा हो। चलो आगे चला जाए। और क्या तापमान से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अब सवाल पूछा जाएगा कि इन तीनों के बीच में संबंध क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एफ माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K माइनस 273/5। एक सेकेंड, यहां पर लिख लोगे आप इस तरह से, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। कई बार आप इसको ऐसे भी पढ़ते हो कि 9 की जगह आप यहां पर 180 लिख देते हो और यहां पर 100 लिख देते हो और यहां पर भी 100 लिख देते हो। वो क्या है कि ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, बट रेशियो में तो हम 20-20 का सभी से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें 20 का भाग करें, इसमें भी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो आपको दोनों में से जो भी याद हो, दोनों ही ठीक है, बस बाद वाला थोड़ा सा छोटा हो जाता है। एफ माइनस 32/9 बराबर C/5 बराबर K माइनस 273/5। आर्मी के रीमेडिकल का वादा किया था आपने जी। बिल्कुल, मैं कहाँ अपने वादे को तोड़ रहा हूँ। अभी सेकंड फेज के मेडिकल की डेट तो आने दो साथी, अभी डेट कहाँ आई है। हम जरूर करवाएंगे आपसे, जैसे पहले फेज का कराया था ऐसे ही मैं आपका सेकंड फेज के कराऊंगा सारे मेडिकल, ठीक। अब देखो इससे एक तो न्यूमेरिकल सवाल बनेगा, मतलब सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा कि बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या संबंध है। आगे क्या सवाल पूछेगा आपसे, इससे सवाल पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन लिखिए, वो कहेगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। तो एक चीज आप याद रखेंगे, या तो आप फॉर्मूले की मदद से कर लो या आप डायरेक्ट कर लो। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। देखिए आपसे कहा गया डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो आपको क्या करना है कि वो दो फॉर्मूले उठाने हैं जिनमें डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन आ रहा हो। भाई सेल्सियस और केल्विन तो यहीं आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को उठा लूंगा, यानी कि C/5 बराबर K माइनस 273/5। डिग्री 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। इसकी जगह कितना लिख दूंगा, 27। तो 27/5 बराबर K माइनस 273/5। 5 से 5 कट जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इस 273 को इधर ले जाना है, तो ये बचेगा। अभी पहले यहां जो बचा उसे लिख लेते हैं कि 27 बराबर, मैं यहां के बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं, है ना। 27 बराबर
के माइनस 273, के माइनस 273, ये 273 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। भाई के की वैल्यू निकालनी है, के पास क्या ऑप्शन है, वो कहेगा 273 जी अब हमारे तुम्हारे अलग होने का समय आ गया है, अब तुम हमारे पास से चले जाओ। तो 273 इधर चला जाएगा और ये हो गया के। तो के बराबर हो गया आपका 273 और 27 300 केल्विन। तो उत्तर आ गया 300 केल्विन। ये मत कहना के से के कट जाएगा, ये तो सिर्फ कहने का तरीका है कि केल्विन में कितना आ जाएगा, ये 300 केल्विन। एक तो आप फॉर्मूले से याद रख लो, या आपने डायरेक्टली एक चीज देखी होगी कि ये तो हर एक सवाल में कटेगा ही कटेगा, और ये 273 इधर आके प्लस ही होगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यही से याद रख लूं। इस लाइन को याद रख लेता हूं कि जब भी मुझे कुछ डिग्री सेल्सियस में मिलेगा तो मैं उसमें 273 जोड़ दूंगा और मुझे केल्विन मिल जाएगा। करिए आप एक बार थम्स अप, कि मैं ट्रिक से भी ऐसे रख सकता हूं कि जब भी डिग्री सेल्सियस में तापमान मिलेगा तो उसको केल्विन में बदलने के लिए मैं उसमें 273 जोड़ दूंगा या जोड़ दूंगी। अगर हाँ तो करके बताइए, एक सवाल करके दिखाइए। 127 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन, बोलेगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू हाउ मैनी केल्विन्स। 127 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होता जी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार सेकंड फेज के फिजिकल के बारे में देख लेता हूं, है ना। बहुत बढ़िया, तो आप कहेंगे सीधा सा सवाल है यार, 127 में 273 जोड़ दो, 127 में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 400 केल्विन हो जाएगा, बस कहानी खत्म। ये हो गया। अब देखो जस्ट इसका उल्टा चलते हैं हम। अभी तक तो वो हमसे क्या कह रहा था, वो हमसे चाह रहा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदलें। अब वो ऐसे भी दे सकता है कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। अगर वो कहे कि 500 केल्विन है तो बताओ कितने डिग्री सेंटीग्रेड होंगे, 500 केल्विन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड होंगे। तो बताइए इस बात का आंसर क्या होगा, इस बात का उत्तर क्या रहेगा। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल टीजीटी के लिए नहीं रहेगी ये क्लास, ये केवल एसएससी के लिए है। एसएससी को टारगेट करते हुए हम इस क्लास को ले रहे हैं। 500 केल्विन को अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलाएगा तो कैसे करोगे। 500 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, शॉर्ट्स फेंट है, मैंने आपकी बात सुन ली है और कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सोचेंगे यार, देख भाई डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए जोड़ेंगे, तो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए घटा देंगे, वेरी सिंपल। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 500 में से कितना घटा देंगे, 273, कितना बन जाएगा, 127 बच जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 300 नहीं, 227 बचेगा ना, 500 था ना, सॉरी, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 227 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का कन्वर्जन हमें समझ में आ गया। अब देखिए आप चाहें तो इस तरीके से किसी का भी कन्वर्जन कर सकते हैं। वैसे पेपर में सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ही पूछा जाता है, बट फिर भी आपका मन है कि सभी का बता दो तो मैं सभी का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन हो गया, अब डिग्री सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट देख लो। भाई कितने कन्वर्जन बन सकते हैं, देखो मेरे पास फॉरेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है। तो फॉरेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में या फॉरेनहाइट का केल्विन में, या सेंटीग्रेड का केल्विन में, या इसका उल्टा कर लो आप, केल्विन का सेंटीग्रेड में। ये कन्वर्जन पॉसिबल है, और कौन सा कन्वर्जन पॉसिबल है, ये कन्वर्जन पॉसिबल है बस। तो 1 2 3 4 5 कन्वर्जन पॉसिबल हैं, दो हमने कर ही लिए, डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में कर लिया और केल्विन का डिग्री सेंटीग्रेड में कर लिया। अब आगे कुछ जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। अब आपको जो पूछना हो वो मेरे से पूछ लीजिए। फॉरेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड का फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट का केल्विन में या केल्विन का फॉरेनहाइट में,
अब यही तो बचा है सिर्फ आपका, एक ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा बस। तो जो आपका मन करे वो पूछ लो। मैं एक बता देता हूं, बाकी आप बना के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे डिग्री फॉरेनहाइट का सेंटीग्रेड में बताइए। कोई एक जनरल क्वेश्चन उठा लीजिए आप, मान लो आपसे सवाल पूछ लिया कि बताइए, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस को या डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, डिग्री सेल्सियस में। तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों हो। तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस किस में है, F-32/9 बराबर F-32/9 बराबर C/5। अब डिग्री फॉरेनहाइट में वैल्यू है 100, 100 - 32/9 बराबर C/5। यहां सॉल्व करो, 100 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 68, 68/9 बराबर C/5। काट लो इससे, 9 से कितने बार कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, तो 9 सत्ते 63, 5 बचेंगे, कितने बार जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बचेंगे, 9 पंजे 45, लगभग इतना ही जाता रहेगा, ये बराबर C/5। अब C की वैल्यू निकालोगे, 5 की यहाँ गुणा हो जाएगी, क्योंकि जो चीज नीचे होती है उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो निकालिए C बराबर 5 की गुणा कर लो, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27 का 7 हासिल 2, और 5 सत्ते 35 और 2 37, तो कितना आ जाएगा 37.75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि ठीक है, हम आराम से कैसे भी बदल लेंगे। ये नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल ये पूछे जाते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, ये पूछा जाता है। ये रेयरली ही पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर पूछे जाए तो हम कर लेंगे। अब बताइए किसी को कोई तकलीफ, अगर नहीं तो फिर मैं लौट के आ जाता हूं उन सवालों पर जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये कन्वर्जन आप खुद से कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है। मैं सीधा सीधा उन प्रश्नों की बात कर रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए एग्जाम में तापमान से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। वो बोलेगा आपसे कि बताइए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, यानी कि टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। बताइए हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा। तो क्या आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत आसान सवाल है, बहुत सही उत्तर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो कई बार इसका उत्तर तुमसे फॉरेनहाइट में भी पूछता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो 37 है, फॉरेनहाइट में वो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। आप चाहें तो कन्वर्ट करके देख लेना, या याद रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब आप बुखार नपवाने जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे तुम्हें तो यार 103 बुखार है, तो जरा उसकी यूनिट क्या होती है। मैंने आपको एक बात कही थी ना कि यूनिट को तो हम कभी बोलते ही नहीं है। क्या डॉक्टर साहब ने आज तक कहा है कि 103 डिग्री फॉरेनहाइट बुखार है। वो तुम्हारे पास फोन करती हैं, बाबू आज तो मुझे 103 बुखार था। यूनिट हम खा जाते हैं, कभी बोलते ही नहीं है यूनिट को, है ना। तो वो सब फॉरेनहाइट होते हैं। डिग्री सेल्सियस तो कैसे हो जाएगी बताना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, और अगर हम 103 हमें बुखार आया तो इसका मतलब खून अंदर उबल रहा होगा। क्या ऐसा संभव है, इतने में तो ऊपर पहुंच जाएं। तो वो हमें बोला जाता है डिग्री फॉरेनहाइट में। ठीक है, तो ये हो गया स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। दोनों में याद रखना है आपको, डिग्री सेल्सियस में भी और डिग्री फॉरेनहाइट में भी। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि बताइए पानी का हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। वह तापमान जिस पर पानी जम जाए। तो जम किस पर जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अच्छा, इसको कई बार आपसे फॉरेनहाइट में भी पूछ लेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना लिख सकते हो आप, 32 डिग्री फॉरेनहाइट लिख सकते हो। ठीक है, आगे आप चलिए। पानी का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर पानी उबलना शुरू कर दे। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इन्हें हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी बस इतना याद रखो।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है भैया, डिग्री सेंटीग्रेड में तो 100 है, फ़ारेनहाइट में कितना है? वैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ, बट मान लो आप भूल भी जाओ, 100 तो सबको याद है, लेकिन शायद आप डिग्री फ़ारेनहाइट में भूल जाओ, तो फटाफट से करके देख लेना यार। F माइनस 32/9 बराबर C/5, और यहाँ पर हम 100 रख दें, अगर यहाँ पर हम 100 रख दें तो 5 से कितने बार, 20 बार, 20 में 180, 180 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 212। ये लो हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कितना लिख सकते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे बना के देख सकते हो। वैसे तो कोशिश करो डायरेक्टली याद ही रहे, क्योंकि पेपर में उतना आपको समय नहीं मिल पाता है, कई बार दिमाग वहां नहीं भी जा पाता है, तो सीधा सीधा हम याद रखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया। तो ये तो हो गए पानी के जमने और उबलने के बिंदु, जिन्हें वो डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में पूछेगा। इसके अलावा एक चीज और पूछता है आपसे, और उसका नाम है परम शून्य ताप, या इसको वो परम ताप भी कहता है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए, एक चीज हमने अभी तक ये सीखी कि हर एक वस्तु के अणु गति में होते हैं। जो वस्तु गर्म है उसके अणु ज्यादा तेज गति में हैं, और जो ठंडी है उसके अणु कम गति में हैं। जैसे ये वस्तु गर्म है ना, तो इसके अणु जो हैं वो कैसे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें गति होगी ही। अब जैसे जैसे मैं इनको ठंडा करना शुरू करता हूं, जैसे जैसे मैं इसको कोल्ड करना शुरू करता हूं, तो इसके अणुओं की जो गति है वो क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। बोलो यस और नो। अच्छा, मैं इस वस्तु को तब तक ठंडा करना चाहता हूं कि इसके अणुओं की गति बिल्कुल जीरो हो जाए। चलो मैं इसको ठंडा करता हूं, सभी चीजों को मैंने 10-5 चीज उठाई इस दुनिया की, अलग अलग तरह की, मेरे सामने जो भी था, लोहा था, स्टील था, प्लास्टिक थी, सभी, और मैंने सबको ठंडा ठंडा करना शुरू किया। लाइट थोड़ी कम है, अच्छा, एक बार देख लेते हैं बात करके। ये तो फिर सूर्य भगवान से सीधी बात करनी पड़ेगी ना। हेलो, सर नमस्ते। सूर्य सूर्य भगवान जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अरे सर प्रणाम प्रणाम, हाँ सर। अच्छा, नमस्ते नहीं कहना था, प्रणाम कहना था जी। अरे सर वो थोड़ा सा लाइट वाइट की समस्या है, बच्चों को थोड़ा सा तेज कर दो। अच्छा। ओहो, आज तबीयत खराब है थोड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, हो जाओ आप, गेट वेल सून, जल्दी जल्दी सही हो जाओ। और सर थोड़ा सा लाइट बढ़ाओ, कुछ कुछ साथियों को, हमारे साथियों को समस्या आ रही है। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, हो जाएगा, अभी थोड़ी तबीयत खराब है सूर्य भगवान की, अभी ली है उन्होंने एक टैबलेट। हाँ, तो कहाँ थे हम, कि हम वस्तुओं को ठंडा कर रहे हैं और ये चेक करेंगे कि इसके अणुओं की गति कब जीरो हो जाए। तो पहले मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गया, मेरी उम्मीद थी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शायद गति जीरो हो जाए, लेकिन गति जीरो नहीं हुई। मैं लेके गया -50 पे, गति जीरो नहीं हुई। -50 पता है, जरा फील करो कितना ठंडा होता है भाई। जब तुम्हारे यहाँ भयंकर भी सर्दी पड़ती है ना, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, या पहाड़ों में -2 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है। और -50 का मतलब तो आप सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गए हैं, जहां की बर्फ आपको काट के रख देगी। फिर -100 गया, तब भी अणुओं की गति जीरो नहीं हुई, थोड़ी धीमी हो रही है। मैं -200 गया, अणुओं की गति और थोड़ी धीमी हुई। मैं -250 गया, -250 गया, तब थोड़ी सी और धीमी हुई। उसके बाद में कहाँ गया, -273, -273, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर अणुओं की गति बिल्कुल शून्य हो गई। एक्चुअल में वो -273.15 होता है, जिसको हम लगभग -273 पढ़ लेते हैं। तो माइनस में 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ लीजिए कितना कम तापमान है। इतने कम तापमान पर जाने के बाद, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जाने के बाद अणुओं की गति कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। और इसी तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो जरा एक बार हम सब करें जी, मुझे समझ में आ गया। परम शून्य ताप का मतलब होता है कि जब वस्तुओं की कंपन की जो गति है वो कैसी हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि वह ताप जिस पर अणुओं की
काल्पनिक गति या अणुओं के कंपन सिंपल हम लिख सकते हैं, अणुओं की काल्पनिक गति शून्य हो जाती है। अणुओं की काल्पनिक गति शून्य हो जाती है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स जीरो। तो डेफिनेशन से भी सवाल आता है, एक बार फटाफट हम सब करें जी, क्लियर है, नोट करिए और फिर इसके बारे में हम आगे लिखें कि कितना वो टेम्परेचर होता है। अरे भाई बीएसएफ आरओआरएम, महाराज बीएसएफ आरओआरएम के लिए देख सकते हैं, मैं क्लास लिया हूं लेकिन बीएसएफ आरओआरएम की क्लास करने का मन नहीं करता है। अरे देश प्रेमी भाई, आपको क्या बीएसएफ आरओआरएम के और इसके लेवल में फर्क नजर आता है? एक बार यस या नो करके बताइए। अगर आपने बीएसएफ आरओआरएम का पर्टिकुलर बैच लिया है तो वहां के लेवल में और यहाँ के लेवल में फर्क समझ आता है कि नहीं? कोई एक चैप्टर कंपेयर कर लो, वहां पे मोशन चैप्टर जो है, क्या इतना ही पढ़ाया गया था जितना आपने यहाँ पढ़ा है? एक बार इतना बताइए। क्लियर? आगे देखें कि परम शून्य ताप कितना होता है। तो परम शून्य ताप जो है, देखो एक्चुअल में तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, लेकिन लगभग में हम अप्रोक्स में इसी को -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देते हैं। और -273, अगर मैं तुमसे पूछूं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो तो बताना कितना हो जाएगा ये? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इन ब्रैकेट लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई लगभग इसी को इतना लिख देते हैं। अब तुम मुझे इसको केल्विन में बदल के बताओ, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कौन बताएगा केल्विन में बदल के? केल्विन में बदलिए इसको, कैसे बदलेंगे आप? प्लीज कन्वर्ट इट टू केल्विन। बहुत बढ़िया विक्रम, वेरी गुड। राइट कौन सा है? अरे यार महाराज, राइट दोनों हैं, ये एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्स है। ये पूछो कि पेपर में कौन सा पूछा जाएगा, राइट तो दोनों ही है। अरे यार तुम्हारे पास लगभग मान लो 299 रुपए हैं, तुमने कह दिया कि यार लगभग मेरे पास 300 है, राइट कौन सा है? लगभग दोनों ठीक है, ये एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्स है। पेपर में कौन सा पूछा जाएगा? कोई एक। पेपर में दोनों कभी नहीं आते, ऐसा नहीं होगा ए ऑप्शन ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, कोई एक पूछा जाएगा। बहुत ही बेहतर और शानदार उत्तर। आप समझेंगे कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो कितना जोड़ोगे? 273 जोड़ोगे, और -273 में +273 जोड़ोगे तो उत्तर जीरो ही आएगा। तो भैया केल्विन में हो जाता है जीरो केल्विन। मतलब सुनो, देखो हर एक तापमान का जो पैमाना है ना भाई, इसकी शुरुआत करने के लिए कोई तो चीज चुनी गई होगी। तो सेल्सियस, ये सेल्सियस एक साइंटिस्ट थे, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, ये सब साइंटिस्ट हैं। तो सेल्सियस साहब ने जब अपना पैमाना बनाया तो इन्होंने कहा कि मैं अपना तापमान पैमाने की शुरुआत करने का बिंदु मानता हूं पानी का जमना। पानी का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में जीरो हमने कह दिया पानी के जमने को। ऐसे ही केल्विन साहब ने पैमाना चुना परम शून्य ताप, कि मैं जीरो उसको मानूंगा जो परम शून्य ताप होगा। तो समझे आपको जीरो केल्विन का मतलब क्या होता है? जीरो केल्विन का अर्थ है कि जहां जो दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, इस ब्रह्मांड का, सॉरी इस दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, हमारी अर्थ का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर -273 हो सकता है। तो आप लिखेंगे कि अ, न्यूनतम संभव तापमान, परम शून्य तापमान क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप, यानी कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। भाई इससे नीचे क्या होगा? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे नीचे कोई तापमान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब तापमान घटने का मतलब क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी घट रही है, और जब ये शून्य ही हो गई तो उससे नीचे थोड़े ना चला जाएगा। तो सवाल आता है कि क्या केल्विन पैमाना कभी माइनस में हो सकता है? बोलो यस और नो। क्या केल्विन पैमाना कभी माइनस में हो सकता है? कभी नहीं। तो लिखेंगे, एक नोट डाल के यहां से आप लिखेंगे कि केल्विन पैमाना कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। केल्विन पैमाना कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि केल्विन स्केल
केल्विन स्केल कैन नॉट बी नेगेटिव। कि सबसे छोटा, नेगेटिव तो कब हो, जब उससे छोटा कुछ हो, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये बात हो गई हमारी किससे संबंधित, टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट हो गए कि कैसे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में हमें टेम्परेचर से रिलेशन पूछ सकता है, और क्या होता है परम शून्य ताप, तो वह तापमान जिस पर अणुओं की काल्पनिक गति शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसको चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड में -273 कहिए, और एग्जैक्ट वैल्यू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और केल्विन में ये जीरो होती है। देखिए बहुत मुश्किल बातें नहीं है। अमन कह रहे हैं नेगेटिव 0.15 हो सकता है, नहीं, ये वैल्यू यहां से कैलकुलेट होती है। अगर आप इसको यहां से कैलकुलेट करोगे तो सही बात है आपकी, आप इसमें से 273 घटाओगे तो माइनस के 0.15 आएगा, लेकिन असल में केल्विन की ये डेफिनेशन है ही नहीं। केल्विन जो है वो जीरो से ही डिफाइन होता है, ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन केल्विन पे फिर जीरो का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जीरो केल्विन का मतलब है दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, और नेगेटिव 0.5 का मतलब आप नेगेटिव में पहुंच गए, तो वो तो बात ही बेकार हो जाएगी। समझ गए? ये अच्छा सवाल था वैसे अमन भाई का। आपका डाउट भी हो सकता था कि भैया जी यहाँ से तो चलो 200 जीरो आ गया, यहाँ से तो नेगेटिव 0.15 आएगा, तो नेगेटिव में ये हो ही नहीं सकता है। मतलब फिर आप, अरे भाई आप अगर यहाँ से निकालो -273.15 से भी निकालो, तो उसमें जोड़ो भी तो 273.15। फिर जो मैंने आपको सिखाया है ना फॉर्मूले में, फिर वहां भी आपको 273.15 ही रखना पड़ेगा। समझ गए? अगर यहां से निकाल रहे हो तो 273 जोड़ो, यहां से निकाल रहे हो तो जोड़ो भी तो 273.15 ही, क्योंकि वो फॉर्मूला भी फिर अप्रॉक्स ही है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट तो -273.15 ही है। अगर अप्रॉक्स निकाल रहे हो तो यहां चल रहे हैं, एग्जैक्ट निकाल रहे हो तो जोड़ो भी है, उत्तर हमेशा ही जीरो आएगा। आप देखें एक बार, क्योंकि जीरो से नीचे वो हो ही नहीं सकता। यहां हम कह रहे हैं जीरो नहीं हो सकता, यहां हम निगेटिव निकाल रहे हैं, तो ये तो हमारी बात खराब हो जाएगी। एक बार जरा थम्स अप करेंगे, ठीक है, यहां तक मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां तक हमारी टेम्परेचर से रिलेटेड तमाम चीजें हो गई हैं। अब हम चलते हैं अगला पॉइंट जिसका नाम है हीट। ये भी हमने कर लिया था, हीट पे चलते हैं, ऊष्मा पे चलते हैं। तो अब हम तमाम चीजों को ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या होती है, हीट। देखिए, जब भी हीट की बात आएगी तो आप अपने दिमाग में यही एक इमेज बनाएंगे कि हीट का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कि अणुओं के कंपन की जो ऊर्जा है उसी को हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, या हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक, पहली चीज। अब देखो, पहले इसके यूनिट से एक सवाल करो। जो वहां हमने थोड़ी सी चीज पढ़ी थी, कैलोरी और जूल, यहां इसकी यूनिट से सवाल पढ़ो, एक नोट डाल के लिखिए, नोट। और नोट है कि सवाल आएगा एक कैलोरी में कितने जूल। तो आप याद रखोगे एक कैलोरी में, देखो एग्जैक्ट होते हैं 4.18 जूल, ठीक, लेकिन अप्रॉक्स में 4.18 को हम 4.2 भी कह देते हैं, तो कहीं ये 4.8 भी मिलेगा और कहीं ये 4.2 भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर में सवाल आए और ऑप्शन ए हो 4.18 और ऑप्शन बी होगा 4.2, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आइदर दिस विल बी 4.18 और दिस विल बी 4.2। दैट्स क्लियर। आगे चलिए, इसी को और घुमा के कैसे पूछ सकता है, वो कहेगा बताओ एक किलो कैलोरी में, के का मतलब किलो हो गया, एक किलो कैलोरी में कितने जूल। तो तुम कहोगे या तो ऐसे कहो कि देखो भाई किलो का मतलब तो 10⁻³ होता है, तो यहां लगा दो 10⁻³ जूल। या अगर तुम इसमें गुणा कर दोगे, 1000 की गुणा करोगे 4.18 में, तो ये 4180 जूल बन जाएगा। तो कई बार पेपर में इस तरह से भी पूछा गया, 4180 जूल। करिए फटाफट से एक बार थम्स अप। चलिए, तो ये हो जाता है आपका कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन, 4180 जूल, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे ये सवाल पूछ ले कि बताइए, कई बार ये भी सवाल पूछा गया
कि 1 जूल में कितने कैलोरी, तो बताइए आपका उत्तर क्या होगा। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं सर? डिग्री सेल्सियस में कितने माइनस तक वैल्यू जाती है? डिग्री सेल्सियस में कितने माइनस तक जाती है, तो मैंने आपको लिखवा दिया है -273.15। उससे नीचे, या -273 हार्ड टू हार्ड, उससे नीचे वैल्यू जाएगी नहीं। जो केल्विन में वैल्यू है वही तो माइन डिग्री सेल्सियस में ली थी हमने। ठीक है, नाइस। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, बहुत सही। या तो आप ऐसे कहिए कि देखो, कैलोरी से जूल 4.18, तो जूल से कैलोरी 1/4.18। ठीक है, तो या तो आप 1/4.18 कर लीजिए, सॉल्व करके बता दो कितना आ जाएगा ये, या जो भी उत्तर आए उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में कई बार ऐसे भी पूछा गया है और कई बार इसको ऊपर करके भी पूछ लेता है, यानी कि वो वैल्यू भी आपसे पूछ लेता है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। चलिए भाई, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पर हम अब, क्योंकि मुझे हीट के बारे में ना जो डिटेल शुरू करनी पड़ेंगी, उसमें कम से कम मुझे 45 मिनट तो लगेंगी, तो कल हम पूरे 45 मिनट में पूरे हीट वाले चैप्टर को खत्म कर चुके होंगे, और कल ही आपका ये चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान खत्म हो जाएगा। ठीक है, या हार्ड टू हार्ड थोड़ा बहुत जाएगा तो परसों तक चला जाएगा, बट अभी हम नहीं शुरू करेंगे हीट को, क्योंकि 5 मिनट में वो कंसेप्ट आधा ही अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ तक आज हमारा सिलेबस की बात हो गई, कंटेंट की बात हो गई। अभी मैं आपके बीच हूँ 5 मिनट, ट्रेनिंग के लिए मैंने रिक्वेस्ट कर ली है कि मुझे थोड़ा सा क्लास होती है, बच्चों के लिए काम होता है, तो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दिया जाए आधा घंटे, तो वो मेरा अलाउड हो गया है। तो अभी है मेरे पास 5 मिनट और, आपके कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जिनको कोई डाउट नहीं है वो जाएँ अपनी पढ़ाई करें, टाइम का यूटिलाइजेशन करें, और जिनके कोई डाउट हैं वो प्लीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि जनरली आपके डाउट कवर नहीं हो पाते हैं ना, आप परेशान होते हैं। बताइए क्या डाउट है। संजीव सर अभी बेटर स्थिति में है, और अब उन्हें थोड़ा सा बेड रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। थैंक यू भाई, सभी को बहुत सारा आभार, बहुत सारा प्यार सभी को। बाय बाय बाय। पीवाई क्यू क्वेश्चन की क्लास लो, पीवाई क्यू तो साथ के साथ मैं आपको कराता हूँ। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको हर एक क्लास के बाद प्रीवियस ईयर कराता हूँ। सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कैसे चेंज करेंगे? सीजीएस यूनिट को बहुत आसान है, सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में चेंज करना। जैसे मान लीजिए आपको एक सीजीएस यूनिट दी जाए, या आप मुझसे उल्टा पूछिए एसआई यूनिट को सीजीएस में कैसे चेंज करेंगे, ये आपको ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा, फिर आप रिवर्स भी समझ जाएंगे। जैसे एसआई में कोई यूनिट है न्यूटन, तो आप ये देखिए कि न्यूटन को एम के एस में क्या कहा जाता है, तो एम के एस में न्यूटन का कैसे पता लगेगा? आप सूत्र पे जाइए, एफ बराबर एम में। अगर इसकी एम के एस यूनिट देखोगे, भाई फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन है, एम के एस कैसे निकालोगे? द्रव्यमान की केजी हो जाएगी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि तुमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डायरेक्टली न्यूटन कहा। अब इसको सीजीएस में बदल लो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड का सेकंड ही रहने दो। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 10 की पावर 5 हो गई। ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, बदल गई एक ऐसा यूनिट, किसमें? सीजीएस यूनिट में। ठीक है भाई, नायक बैच में कंप्यूटर की क्लास और नवीन सर का जो पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, उसको लेकर दो आपके डाउट हैं, तो मैं आज आपको इसका पक्का पता करके बता दूंगा कि कंप्यूटर की क्लास और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी। चलो, और कोई डाउट आपका? हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री और कंप्यूटर, ये दो आपके डाउट हैं, मैं आज आपको पक्का इनका पता करके बता दूंगा। मैंने फोटो ले लिया है। जीएस का प्रैक्टिस कैसे करें? भाई जी के जीएस के तो बहुत सारे सोर्स है। अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो एसएससी के पीवाई क्यूज हैं, सभी की बुक्स हैं मार्केट में, टॉपिक वाइज हैं ढेर सारे। हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जिसे एसएससी करा रही है, कंप्लीट हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, हाँ बिल्कुल इतना काफ़ी है जितना आपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा है, बस थोड़ा सा इसको
इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। थ्योरी को छोड़कर आप कोशिश करो कि मैक्सिमम आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। 1/4.8 को कैसे सॉल्व करें? ओहो, ये तो यार बहुत बड़ा डाउट है, 1/4.8 को सॉल्व करना, ये वाकई में बहुत बड़ा डाउट है। तो 4.8 भैया ऐसे कर लो, या तो अभी कि पॉइंट की जगह कितने अंक हैं, एक अंक है तो जीरो बढ़ा ली, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 24 बार, तो उत्तर आ गया 5/24। 24 में भाग करो 5 का, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ गई, 24 दूनी 48, 2 बचे, पॉइंट लगाओ, सॉरी एक जीरो हम यहाँ बढ़ा ही सकते हैं, नहीं जा रहा है अभी भी डिवाइड, भाई 2 में तो जाएगा ही नहीं, जीरो लगाई तो भी नहीं जा रहा, एक जीरो और लगा लो, तो 24 से कितने बार चला जाएगा, 24 पंजे 120, जितने बार भी जाए लगभग तो 0.20 आ जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल था, तो आज हमने भाग देना भी सीख लिया। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी लगभग थे, और एक दो डाउट आपके हैं उनसे मैं एक बार मैनेजमेंट से बात करके कि कब तक उनकी क्लासेस लगाए जाने का प्रावधान है आपको आगे बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। टेम्परेचर में जितना अभी तक पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज करके आएँ, क्योंकि हीट को पढ़ने में इसकी हमें बहुत हेल्प लगने वाली है। मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।